नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का है। स्वागत है आपका स्टडी आई के एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। आज इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं एमपी लैड्स फंड की। देखिए, अभी हाल ही में यूनियन कैबिनेट ने इस एमपी लैड को रीस्टार्ट किया, रिस्टोर किया। जैसे कि आपको पता है, लास्ट ईयर कोविड के टाइम पे इसको बंद कर दिया गया था, तो काफ़ी ह्यू एंड क्राई हुआ था। कुछ ऑपोजिशन के मिनिस्टर्स एमपीज ये कह रहे थे कि हमें इस फंड की ज़रूरत है, लेकिन कई सरकार ने कहा क्योंकि अभी कोविड को लेके काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस है, फंड मैनेजमेंट हमें करना है, तो इसके अभी हम कुछ समय के लिए इसको बंद कर रहे हैं। अब इसको हाल ही में रीस्टार्ट किया गया, तो जानेंगे एग्जैक्टली इस वीडियो में कि एमपी लैड क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या इसके क्रिटिसिज्म है और इसको कैसे बेटर किया जा सकता है। आपको मेरे सारे वीडियोस के पीडीएफ @कपिल लाइव से मिल जाएंगे। आप मुझे @कपिल से का ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि एमपी लैड स्कीम जो है अभी लास्ट वीक से ही स्टार्ट हो गई है। अब इसमें होगा क्या कि एमपीज को 2 करोड़ रुपए मिलेंगे डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के लिए इस बचे हुए साल के लिए, क्योंकि अब आधा साल रह गया, आधे साल से भी कम रह गया। और उसके बाद 5 करोड़ रुपए पर एनम मिलेंगे। जैसे कि एमपी लेड स्कीम में आप देखते हैं कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को डायरेक्ट एक फंड मिलता है जिसको वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में स्पेंड कर सकते हैं। लोकसभा मेंबर्स अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में स्पेंड कर सकते हैं, राज्यसभा मेंबर्स अपने स्टेट में, जिस स्टेट को बिलोंग करते हैं, स्पेंड कर सकते हैं, और नॉमिनेटेड मेंबर्स देश भर में उसको कहीं पे भी स्पेंड कर सकते हैं। अब ये स्कीम जो है टेम्परली सस्पेंड कर दी गई थी 2022 में कोविड पेंडेमिक के चलते, और जो फंड्स थे वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में ट्रांसफर कर दिए गए थे। जैसा कि हमें भी पता है, कोविड के टाइम पे एक फाइनेंशियल क्राइसिस दिख रही थी, हमें लग रहा था कि सरकार के टैक्सेस कम हो जाएंगे, वैक्सीन डेवलप करनी है, लोगों को सोशल वेलफेयर स्कीम्स देनी है, तो ऐसे में ये फंड का बंद करना उस समय ज़रूरी हो गया था। कई लोगों को, कई एमपीज़ ने उस समय कहा था कि फंड्स हमें दीजिए तो हम अपने एरियाज़ में वो सोशल वेलफेयर रिलेटेड काम डायरेक्टली कर पाएँ, लेकिन फिर भी सरकार को लगा कि नहीं, कंसोलिडेटेड फंड में पैसा रहेगा तो शायद बेटर यूटिलाइज हो पाएगा। अच्छा, अब दूसरी बात आती है कि ये स्कीम स्टार्ट तो हो गई है, ये कितने समय के लिए चलेगी? देखिए, ये अभी 2025-26 तक के लिए चलेगी, जब तक ये फाइनेंस कमीशन का टेन्योर आगे वाला चल रहा है। अब 19 के बारे में जैसा कि आप देख रहे हैं कि कोविड पैंडेमिक को लड़ने के लिए इस फंड को बंद किया गया था, कोविड-19 को। तो अब इसके फाइनल रिस्टोरेशन से इसको 15th कमीशन के साथ कोटर्मिनस कर दिया गया है। अब इससे देखिए बेनिफिट क्या होगा? इससे बेनिफिट ये होगा कि अगले 5 साल के जो डेवलपमेंट वर्क्स हैं, 4 साल के लगभग, वो एमपीज़ कर पाएँगे। लगभग 7900 करोड़ जो है वो आगे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूज़ किया जाएगा। और अभी ये कहा जा रहा है कि एमपीलैड जब हम रिज्यूम कर रहे हैं, तो फिर कोशिश ये करिए कि आप उन एरियाज़ पे स्पेंड कीजिए जो वायबल हों। जैसे कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को आप बेटर कीजिए, आप हेल्थ सर्विसेज को बेटर कीजिए। कोविड-19 पेंडेमिक जैसे आगे आने वाली प्रॉब्लम्स को फाइट करने के लिए आप कुछ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कीजिए। तो यहाँ पे एमपीज़ को यही कहा जा रहा है कि इस फंड का आप प्रॉपर यूटिलाइजेशन कीजिए। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये फंड देखिए काफ़ी बड़ा फंड है, देश भर में 700 प्लस एमपीज़ हैं, और हर एमपी को हर साल 5 करोड़ रुपए मिलता है, तो फिर वो काफ़ी पैसा जो है अपने अपने एरिया में स्पेंड कर सकते हैं। अगर हम हेल्थ केयर सर्विसेज की बात करें, तो बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ भी एक 5 करोड़ से सालाना जो है डेवलप की जा सकती हैं। अब जान लेते हैं एग्जैक्टली कि एमपी लैंड्स क्यों, क्या एग्जैक्टली है, कौन से स्टेचुटरी अथॉरिटी है एमपी लेट्स को स्टार्ट करने की। देखिए, एमपी लेट कोई भी अथॉरिटी के चलते नहीं है, ये मतलब कोई भी लॉ के चलते नहीं आया था। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम थी जिसको इंडियन गवर्नमेंट फंड करती आ रही है। इसमें यह था कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक वर्क जो है, डेवलपमेंटल वर्क है, उसको अपने एरिया में रिकमेंड कर सकते हैं। फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उस वर्क को करवाएगा, पैसा उसका एमपी लेट के फंड से जाएगा। अब ये वर्क हो सकता है कम्युनिटी एसेट का क्रिएशन, ड्रिंकिंग वाटर को लेके, प्राइमरी एजुकेशन को लेके, पब्लिक हेल्थ सैनिटेशन को लेके, रोड्स को लेके। तो अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज में काम बेहतर करने के लिए एमपीज़ को ये सुविधा 1993 में स्टार्ट की गई थी। अब इसी के चलते बात ये हुई थी कि ड्यूरेबल कम्युनिटी एसेट्स जो हैं वो बनाए जाएंगे, लेकिन ये काफ़ी लंबे समय से हम देख रहे हैं कि ड्यूरेबल कम्युनिटी एसेट्स नहीं बन रहे हैं। यही इसके क्रिटिसिज्म का भी कारण है। इनफैक्ट बहुत सारे एमपीज़, लगभग अधिकांश एमपीज़ के साथ ये है कि वो इस फंड्स का यूटिलाइजेशन ही नहीं करते हैं, इसलिए फंड जो है वापस आ जाता है साल खत्म होने के बाद। लगभग देखा गया कि 90% एमपीज़ ने इसका ठीक से यूटिलाइजेशन नहीं किया, बिल्कुल भी ये पैसा यूज़ नहीं किया, और ये पैसा जो है साल भर उनके एमपीलेट फंड में रखा रहा। आगे अगर हम देखेंगे तो इनिशियली स्कीम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट प्लानिंग जो है कंट्रोल करती थी, लेकिन बाद में स्कीम को मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन को ट्रांसफर कर दिया गया। मॉस्पी अब इसको चलाती है। तो आपके पास एक क्वेश्चन ये भी हो जाता है कि ये स्कीम कौन चलाता है? ये स्कीम मॉस्पी द्वारा चलाई जाती है। यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया, एनुअली 5 करोड़ का फंड जो है वो स्पेंड करना होता है। अच्छा, इसी की तर्ज पे स्टेट्स ने भी अपनी स्कीम्स लॉन्च करी, स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी एमएलए लैड्स को लॉन्च किया। अब वहाँ पे भी अब गाइडलाइंस देखेंगे कि वहाँ पे भी सरकारों ने कहा कि आप
इसी तरह से जैसे सेंटर में एमपीज खर्च कर रहे हैं, एमएलएज भी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ये पैसा खर्च कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे ये आ जाती है कि जब एमपी और एमएलए का कन्वर्जेंस होता है, जैसे कि आप देखें अगर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, एक एमपी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में लगभग 5-7 अगर एमएलएज हैं, तो वहाँ पे उस फंड को दोनों मिल के भी, मतलब अगर दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन है तो उस फंड का बेटर यूटिलाइजेशन जो है किया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है कि एमपीज और एमएलएज के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होने की वजह से दोनों अपने अपने स्तर पे फंड को खर्च करते हैं और बाद में ये कहते हैं कि हमारे पास फंडिंग जो है वो पर्याप्त नहीं थी, इसलिए हम बहुत ज़्यादा क्रेडिबल एसेट्स नहीं बना पाए। सरकार ने इसके लिए गाइडलाइंस भी निकाली थी 2016 में। ये कहा था कि इस फंड को आप स्वच्छ भारत अभियान में यूज़ कर सकते हैं, एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन में यूज़ कर सकते हैं, वाटर कंजर्वेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, संसद आदर्श ग्राम योजना, जहाँ पे आपको विलेजेस अडॉप्ट करने हैं, इन सब जगहों पे आप कर सकते हैं। लेकिन इतना सब होने के बाद भी इसका क्रिटिसिज्म जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप बात करेंगे पॉलिसी एनालिस्ट से, तो वो सब यही कहते हैं कि ये इसका सस्पेंशन तो ठीक है, लास्ट ईयर कर दिया गया था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा क्रेडिबल स्कीम है नहीं। इसमें कुछ 5-6 बातें बताई गई कि ये स्कीम क्या क्या चीज़ें वॉयलेट करती है। सबसे पहले ये कहा गया कि ये स्कीम जो है सेपरेशन ऑफ पावर के कार्डिनल प्रिंसिपल को वॉयलेट करती है। सेपरेशन ऑफ पावर के केस में अगर आप देखेंगे कि सबसे बड़ी बात है कि एक एमपी क्या होता है, एक एमपी होता है लेजिस्लेचर का पार्ट। अगर वो किसी भी वर्क को डायरेक्टली एग्जीक्यूट करा रहा है तो फिर वहाँ पे वो एग्जीक्यूटिव का रोल भी निभा रहा है। अब ऐसे में क्या होता है, उसका डीएम के साथ, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एक क्लैश हो जाता है और कई बार दोनों के बीच में जो मतभेद होते हैं उससे डेवलपमेंट वर्क आगे नहीं बढ़ पाते। कई बार किसी लोकल एरिया की जो ज़रूरत होती है, किसी कॉन्स्टिट्यूंसी की जो ज़रूरत होती है, वो लेट अस से रेन वाटर हार्वेस्टिंग के प्रोजेक्ट पे होती है। अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एमपी साहब से कहता है कि हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रोजेक्ट लगाना है, लेकिन एमपी साहब को लगता है कि नहीं, इलेक्शन पास आ रहे हैं, मुझे कुछ और ऐसे काम करने चाहिए जो विजिबल हो। तो ऐसे में दोनों के बीच में क्लैश रहता है। कई बार ऐसा होता है कि एमपी अपने इलेक्शन मोटिव्स को ध्यान में रखते हुए वर्क रिकमेंड कर देते हैं और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को उनकी बात माननी पड़ती है। तो ऑब्वियसली बात है, एक डीएम जो है वो एमपी के आगे नहीं बोल पाएगा। तो ऐसे में इस जो रिकमेंडेड प्रोजेक्ट्स होते हैं, कहा जाता है, वो बहुत ज़्यादा वायबल नहीं होते और सबसे बड़ी बात है, सेपरेशन ऑफ पावर के प्रिंसिपल को वॉयलेट करते हैं। मतलब एमपी का काम स्कीम बनाना होता है, डेवलपमेंट कराना नहीं। ठीक है, डेवलपमेंट रिलेटेड स्कीम्स बनाते हैं एमपी, डेवलपमेंट कराते नहीं हैं। तो यहाँ पे ये डेवलपमेंट कराने का काम भी इनके पास चला जाता है, जिससे कहीं पॉलिटिकल मोटिव्स जो हैं दिखते हैं। इसके अलावा सीएजी की भी कुछ ऑब्जर्वेशंस आई हैं। सीएजी ने कहा है कि लगभग, जैसे मैंने आपको बताया, 49 to 90% जो फंड्स थे वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही पड़े रहे, यूटिलाइजेशन ही नहीं हुआ। दूसरी बात ये भी कहा गया है कि एक्सपेंडिचर जो है वो कई बार देखा गया कि एक्सपेंडिचर बहुत कम हुआ है या बहुत बहुत ज़्यादा हो रहा है और प्रोजेक्ट वो पूरा नहीं किया जा रहा। इनफैक्ट बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स बने उनकी वायबिलिटी टेस्ट की गई तो प्रोजेक्ट्स की क्वालिटी बहुत ख़राब थी। तो इसमें बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि जब बाद में टेस्ट किया गया तो क्वालिटी ख़राब थी, सब स्टैंडर्ड काम हुआ, टाइमली काम पूरा नहीं हुआ क्योंकि फंड्स पूरे नहीं हो पाए। स्कीम तो स्टार्ट कर दी थी, जब स्कीम स्टार्ट कर दी तो किसी ऑब्जर्वेशन के साथ स्टार्ट की, किसी रिकमेंडेशन से स्टार्ट की। लेटर ऑन पता चला कि फंड खत्म हो गया, तो अब एमपी साहब अगले साल फंड आने का वेट करेंगे, तब तक वो स्कीम या फिर वो जो प्रोजेक्ट है वो बीच में रुका रहेगा। कई बार फंड कम होने की वजह से, क्योंकि प्रेशर होता है इसको यूज़ करने का, क्योंकि उनको लगता है कि भाई मेरा पॉलिटिकल यहाँ पे वो भी है, ड्यूटी भी है इस फंड को यूटिलाइज करने की, तो ख़राब क्वालिटी के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बन जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, वर्क ऑर्डर्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा डिले से इशू होते हैं। तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यूटिलाइजेशन को लेके काफ़ी प्रॉब्लम है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि 16 लोकसभा में ही देखा कि इस फंड का यूज़ ही नहीं हुआ था। बहुत सारे एमपीज ऐसे थे जिन्होंने इसको यूज़ ही नहीं किया, उनको पता ही नहीं था कि उनके लिए इतना फंड एलोकेट हुआ है, या फिर वो उस फंड को यूज़ करने में इंटरेस्टेड ही नहीं थे। मैंने आपसे अभी कहा 90% प्लस आपने देखा कि एंटायर एमपीलैड का फंड वापस आ गया, उसका कभी भी यूटिलाइजेशन नहीं किया गया। तो आप देख रहे हैं कि काफ़ी बड़ा अमाउंट जो है वो एक साल के लिए ब्लॉक रह जाता है, जो सरकार बाकी स्कीम्स में यूज़ कर सकती है, लेकिन वो एमपीलैड के अकाउंट में रहता है और फिर उसके बाद अगले साल वापस आता है, तो उससे उस फंड का प्रॉपर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है। तो इसके लिए कई क्रिटिक्स ये कह रहे हैं कि इस तरह के जो फंड्स हैं, इस तरह के जो स्कीम्स हैं, उसे बंद कर देना चाहिए। डायरेक्टली पैसा आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को दे दो। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का काम ही डेवलपमेंट कराना होता है और वो इस काम में काफ़ी माहिर होती है, तो वहाँ से वो इस डेवलपमेंट को देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस फंड के चलते काफ़ी ज़्यादा करप्शन भी देखा गया है, पॉलिटिकल मोटिव्स परस्यू होते देखे गए हैं। तो इसमें ये रहता है कि कुछ एक जैसे अपने लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दे देना, अपने लोगों के से काम करवा लेना। तो इसमें ये देखा गया कि एमपी से वो पैसा लोकल कॉन्ट्रैक्टर पे चला जाता है, लोकल कॉन्ट्रैक्टर एमपी के बीच का एक नेक्सस होता है, और फिर जो
जो भी प्रोजेक्ट कंप्लीट होके आता है उसकी क्वालिटी हम देख ही रहे हैं काफ़ी ज़्यादा खराब होती है। यूजुअली एमपीज़ इन इन कॉन्ट्रैक्ट्स को अपने ही रिलेटिव्स को देते हैं, तो फिर कहीं न कहीं एक तरह से करप्शन भी यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाता है। सबसे बड़ी बात करें अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी की, क्या ये लीगल है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो इसके लिए ना कोर्ट में कई बार पिटीशंस डाली गई। कोर्ट ने तो देखो अल्टीमेटली यही कहा कि स्कीम कॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और स्कीम्स के लिए आपको कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड नहीं करना पड़ता। सरकार ने एक स्कीम स्टार्ट करी, सरकार को जब लगे वो स्कीम को बंद कर सकती है, जब सरकार के पास फंड्स ना हो, जब सरकार को लगे कि नहीं डेवलपमेंट का काम पूरा हो गया है या हमने कोई ऑल्टरनेटिव डेवलपमेंट का रूट ढूंढ लिया है, तब इन स्कीम्स को बंद किया जा सकता है। तो ये तरह से सोशल वेलफेयर स्कीम ही थी। अगर आप बात करें डीपीएसपी की, तो सरकार का दायित्व भी है डीपीएसपी में वेलफेयर पॉलिसीज़ लाना, और स्कीम के चलते वेलफेयर पॉलिसीज़ लाई जा रही हैं। देखिए प्रॉब्लम हम ये नहीं कहेंगे कि कंप्लीटली स्कीम में है, तो इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि स्कीम को बंद कर देना चाहिए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की भी कुछ ड्यूटीज़ होती हैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स को लेके। उन कॉन्स्टिट्यूएंट्स की ड्यूटी के डिमांड्स को, उनकी नीड्स को एमपीज़ जो हैं वो इस एमपी लेड फंड से पूरा कर पाते हैं। हमने अभी तक ये देखा कि इस स्कीम में जो पैसा है उसका या तो यूटिलाइजेशन नहीं हुआ या फिर वो ठीक से यूटिलाइज नहीं हुआ। या तो वो 100% यूटिलाइज नहीं हुआ, ऐसे ही रह गया, या फिर जो प्रोजेक्ट्स बने, जो भी सर्विसेज दी गई, उनकी क्वालिटी जो है वो बहुत ख़राब थी। तो रादर देन हम बात करें कि हम स्कीम को बंद करेंगे, हमें इन प्रॉब्लम्स को, इन इश्यूज़ को प्लग करना चाहिए। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप हमेशा कह सकते हैं कुछ रिफॉर्म्स के केस में स्टैट्यूटरी बैकिंग देनी चाहिए, एक लॉ पास कर देना चाहिए जिससे एक एमपी जो है वो लीगली बाउंड हो जाएगा उस पैसे को यूज़ करने के लिए। दूसरी बात है सीएजी के ऑडिट्स इन फंड्स के होते ही हैं और ज़्यादा स्ट्रिंजेंट ऑडिट्स होने चाहिए। तीसरी बात है अगर आप बात करें कि जो भी फेडरलिज्म को लेके यहाँ पे क्राइसिस है, लेटेस्ट से सेंट्रल स्टेट के बीच का या फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और एमपी के बीच का जो क्राइसिस है, वो इनकन्सिस्टेंसी जो लेके आ रहा है उसे प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन और या एलोकेशन से सेंटर को रिजॉल्व करना चाहिए। इनफैक्ट सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स ने तो यही कहा था कि इसको डिसकंटिन्यू कर दीजिए क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। तो वहाँ पे सेकंड एआरसी के जो रिफॉर्म्स हैं वो ये कहते हैं कि या तो आप ट्रांसपेरेंसी लेके आइए, बेटर मॉनिटर करिए, सिटीजन्स की पार्टिसिपेशन बढ़ाइए, सिटीजन से पूछा जाए कि उनको क्या चाहिए एग्जैक्ट, तो उस हिसाब से फंड का यूटिलाइजेशन, और जब ऐसा होगा तो सस्टेनेबल एसेट्स जो हैं वो क्रिएट होंगे और पब्लिक एक्सचेकर का यानी हमारे टैक्स पेयर का जो पैसा है वो ठीक से यूटिलाइज किया जाएगा। तो यही हमें आज जानना था एमपीलेट के बारे में। अब आप मुझे बताइए कि आपके एरिया में एमपीलेट स्कीम कितनी सक्सेसफुल रही है, क्या आपने अपने एमपी को कभी इस तरह के फंड्स यूज़ करते हुए देखा है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।